सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स हम ज़्यादातर भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही पर्सन जिन्होंने 25 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश सिंह। अवधेश सर ने 25 साल डेडिकेट किए हैं बीइंग एन आईआरएस ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, अन अकेडमी के साथ टॉप ट्यूटर हैं, क्वारा पे टॉप राइटर हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने डिस्कस की है एक आईआरएस ऑफिसर की लाइफस्टाइल के बारे में कि क्या वर्क लाइफ होती है एक आईआरएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट की। सो अगर आप एक टॉप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल को डिटेल में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। यू मस्ट चेक आउट दिस एपिसोड राइट नाउ। सर, आपने अपना सिविल सर्विसेज के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया था 1991 के अंदर, और आपने अपने एमटेक के दौरान ही अपनी स्टडीज शुरू कर दी थी। तो सर, ऐसी क्या चीज थी जिस चीज ने आपको सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान आपका बढ़ाया? ऐसी क्या चीजें थी? देखिए, जब मैंने बीटेक पूरा किया तो उसके बाद में मैंने फिर एक कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो, उसको मैंने ज्वाइन किया था और बैंगलोर वर्क्स में मैंने वहां पे 1 साल काम किया। लेकिन जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन की तो थोड़े दिनों बाद में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ सूट नहीं कर रही है, मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। और फिर हमारे कुछ फ्रेंड थे जिनके ब्रदर्स थे या फैमिली मेंबर थे, वो सिविल सर्विसेज में थे, और उनसे हमने जब डिस्कस किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सिविल सर्विसेज का कैरियर मुझे ज्यादा सूट करेगा। और उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी से रिजाइन करके एमटेक ज्वाइन करूंगा आईआईटी दिल्ली में। और आईआईटी दिल्ली में उस समय काफी माहौल हुआ करता था, हर साल 100-200 लोग सेलेक्ट होते थे सिविल सर्विसेज में। तो मैंने फिर एमटेक वहां पे ज्वाइन किया और साथ साथ में फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और इस तरीके से पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। 1990 में मैं सेलेक्ट हुआ था और फिर मैंने 1991 में ज्वाइन किया। सर, उस टाइम पे तो हमारे पास में रिसोर्सेज आज के टाइम में इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपकी प्रिपरेशन में आपने किस तरीके से उस टाइम पे प्रिपरेशन की थी? मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी सिविल सर्विसेज की। देखिए, एक तो ऐसा है कि मैंने जब पढ़ाई की थी तो हमने सिर्फ जो है वो आपका बुक से पढ़ाई की थी, मतलब हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और कोचिंग का उस समय इतना बड़ा कल्चर नहीं था। और मैंने जैसे कि मेरे जो ऑप्शनल थे वो भी मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑप्शनल लिया था। हालांकि बीटेक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था, उस समय 2 ऑप्शनल लेना होता था। तो इस तरीके से जो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो किसी भी काम नहीं आई, कह सकते हैं आपकी जो है हमारी, क्योंकि वो मेरा एक ऑप्शनल नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिविल सर्विसेज में जाने का जो डिसीजन लिया और उसकी तैयारी शुरू की, वो जब मैंने एमटेक ज्वाइन किया उसके बाद में शुरू की। बेहतर ये होता है कि अगर मैं मान लिया जब बीटेक कर रहा था और उसी समय अगर हमने माइंड मेकअप किया होता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा समय मिल जाता सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, और उससे डेफिनेटली मेरी जो परफॉर्मेंस होती वो इम्प्रूव हो जाती। तो मैं लोगों को, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप वेट ना करें कि आप पहले नौकरी ज्वाइन करेंगे, पहले अपना बीटेक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सिविल सर्विसेज देंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सेकंड ईयर से ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दें। आपके पास बहुत सारा वीकेंड्स रहते हैं, उसके बाद समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, और उसके अंदर अगर आप तैयारी करें तो बाय द टाइम जब आप अपना अटेम्प्ट देंगे तो आपके पास ऑलरेडी 2-3 साल की तैयारी होगी, और उससे डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। राइट। सर, आपने जैसे यहाँ पे अपनी सर्विस ज्वाइन करी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो आपने वहाँ पे 25 साल अपने इन्वेस्ट किए अपनी लाइफ के, और उसके बाद में आपने 1991 से 2016 तक एज एन आईआरएस ऑफिसर काम किया अलग अलग स्टेट्स में। आम आदमी के शब्दों में आप किस हिसाब से इस चीज को अगर ब्रेक डाउन करें तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज क्या होती है और क्या काम होता है और लाइफस्टाइल किस तरीके की होती है? तो पहली बात तो ये जाननी है कि हमारी जो पोस्टिंग है पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, हमारी एक सेंट्रल सर्विसेज है। अब जो हमारा जो मेन काम होता है वो होता है टैक्स कलेक्ट करना। अब टैक्स में देखिए, जो हमारे देश में 2 तरीके के टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होता है जिसके अंदर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें आज की तारीख में जैसे जीएसटी हो गया और कस्टम्स हो गया, ये 2 टैक्सेस हैं मेन। और उसके अलावा आपको सेंट्रल एक्साइज भी है जो कि कुछ आइटम पे लगता है। तो आईआरएस में देखिए क्या होता है, हमारा मेन काम होता है टैक्स कलेक्ट करना, और हमारी जो पोस्टिंग्स होती हैं नॉर्मली उन स्टेशन पे रहती हैं जहां पे ज्यादा टैक्स पेयर्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ज्यादातर जो पोस्टिंग्स होती है मेट्रो सिटीज में होती हैं या बड़े शहरों में होती हैं।
जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या लखनऊ हो गया या कलकत्ता हो गया, जहाँ पे बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ रहते हैं, वहाँ पे रहता है। और हमारी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जैसे कि आईएएस में और आईपीएस में तो स्टेट में होती है, हमारे यहाँ सिर्फ कहीं भी पूरे इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है। तो आईआरएस जो है वो काफ़ी अच्छी सर्विस है और इसके अंदर जो आपकी एक वर्क लाइफ बैलेंस है काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आपका जो काम रहता है वो इंडिया के जो एलीट सेक्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बड़े जो इनकम टैक्स पेइज़ हैं, उनके साथ में आप डील करते हैं। तो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा-सा एक एलीट रहती है, बड़े शहरों में आप रहते हैं और आप देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्सेस है, वो करीब 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि आपका देश चलता है। तो इस तरीके से देश के जो डेवलपमेंट है उसमें आप काफ़ी बड़ा योगदान करते हैं। आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, आपका आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, आपके जो भी ट्रांसफर्स होते हैं वेल लेड डाउन ट्रांसफर पॉलिसी है, तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चलती है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है और एक अच्छा करियर है। तो इस तरीके से आईआरएस एक अच्छी चॉइस है जो लोग इसको जॉइन करते हैं, इट्स अ वेरी गुड करियर। आप अपनी पूरी 25 साल की लाइफ में जो आपने यहाँ पे डेडिकेट की अपनी सर्विस, उसमें से आपके बेस्ट 3 मोमेंट्स अगर हमारे साथ शेयर करें, जिसकी वजह से मतलब आपने जो आगे डिसीजंस थे वो आपकी लाइफ के इम्पैक्ट हुए उन 3 चीज़ों की वजह से, या ऐसे कोई अपने मोमेंट्स आप शेयर करें हमारे साथ में? देखिए, आईआरएस में मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैंने अपना करियर मुज़फ़्फ़रपुर से शुरू किया, जो कि बिहार के अंदर है। उसके बाद मैं पटना में आया, पटना में 3 साल रहा। उसके बाद फिर दिल्ली में आया, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में रहा। उसके बाद अहमदाबाद गया और अहमदाबाद में मैं कस्टम्स में पोस्टेड था और वहाँ के जो एयर कार्गो है, वहाँ पे मैं डिप्टी कमिश्नर था। उसके बाद मैंने स्टडी लीव ली 2 साल की और ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर से मैंने फिर पीएचडी किया वहाँ पे ई-गवर्नेंस के एरिया। फिर मैं दिल्ली आया वापस, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सिस्टम था, जहाँ पे मैंने सिस्टम का डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया, जिससे कस्टम्स के और जो उस समय सेंट्रल एक्साइज होता था। उसके बाद में मैंने सर्विस टैक्स में काम किया, एक्साइज में काम किया दिल्ली में और फिर मैं नासन में गया, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स में, जहाँ पे मैंने आईआरएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की। इसके बाद में फिर मैंने जो है वो डीजी सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस हमारे डिपार्टमेंट में होता है, जो कि आज जीएसटी इंटेलिजेंस है, जिसमें जीएसटी के सारे केसेस करते हैं। वहाँ दिल्ली में रहा, फिर प्रमोट होकर के मैं लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में गया, जो कि चेन्नई में था। वहाँ मैं कमिश्नर बन के गया था। और उसके बाद में मेरी फाइनल पोस्टिंग जो थी एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी, जिसमें कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी मेरे चार्ज में आते थे। वो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, जहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट किया। जहाँ तक मेरे लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स की बात है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया 2016 में। उसके अलावा डब्ल्यूसीओ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, वो मुझे अवार्ड किया गया 2011 में। इसके अतिरिक्त जो मेरा सबसे जो अच्छा मोमेंट था, वो जब मैंने अपने जो एकेडमी है हमारी, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स, उसमें मैं 2 बैचेस का कोर्स डायरेक्टर था, 2008 बैच और 2009 बैच के जो आईआरएस ऑफिसर्स थे और मैंने तकरीबन 250 आईआरएस ऑफिसर्स को ट्रेन किया। वो मेरी लाइफ का सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि वहाँ पे मैंने शायद अपने अंदर जो टीचर था उसको डिस्कवर किया और मैंने ये देखा कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है और स्टूडेंट्स के साथ मैं अच्छा कनेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ, अगर हमें 3 मोमेंट्स की बात करनी पड़े, तो ये 3 चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट। सर, एक कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करेंगे जहाँ पे आप ऑफिस टाइम में आप किसी ऑपरेशन के साथ डील कर रहे थे और वो ऑपरेशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी, उस केस को सॉल्व करने में आपने मतलब बहुत सारी लर्निंग्स रही हो, जिससे कि जो यूथ है जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको थोड़े से डीप इंसाइट मिल सके कि किस तरीके के सिचुएशंस आप हैंडल करते हैं? देखिए, मैं जब मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, मैं चेन्नई में जब पोस्टेड था, तो हमने पूरे इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो आपकी जो कार इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं, तो उसके अंदर एक सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्विस टैक्स डिवीजन का एक केस बनाया था और उसमें इंडिया की सारी जितनी भी कंपनीज थी, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस देती हैं, वहां पे हमने ऑल इंडिया लेवल पे हमने एक ऑपरेशन किया था और वो एक ऐसा केस था जिसमें हजारों करोड़ का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन था और उसमें सारी जो पार्टीज थी वो फिर गवर्नमेंट के पास में गई, फाइनेंस मिनिस्टर के पास में गई और वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था हमारे लाइफ में। लेकिन उसमें फिर मेरा जो डिपार्टमेंट था उसने काफी सपोर्ट किया मुझे
और हमें जो है पूरा हमने एक ऑपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में हमने उसको एस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके से लाइफ में हमने बहुत सारे केसेस बनाए हैं, बट मेरे ख्याल से ये जो केस था ये अपने में सबसे मैसिव लेवल का केस था, क्योंकि यहाँ पे करीब हमने 17 जो टॉप कंपनीज इंडिया की, उसमें एक साथ हमने ऑपरेशन किया था, जो कि एक सबसे मैसिव लेवल का और एक ऑल इंडिया ऑपरेशन था जो हमने किया था। सर, आपने अपनी सर्विस के दौरान, जैसे हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आप क्वेश्चन समझ गए हैं, आपकी स्माइल मुझे बता रही है, वो लोग बहुत पॉलिटिकल प्रेशर को भी फील करते हैं और अलग अलग चीजें गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारे करप्शन भी के केसेस होते हैं और इन सारी चीजों को डील करते हैं। जैसे हमने बहुत सारी मूवीज के अंदर भी ये चीजें देखी हैं। जैसे एक मूवी थी रेड, हमने उसके अंदर देखा था कि उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन चलाया। तो क्या ये चीजें सर रियल लाइफ में ऑफिसर्स फेस करते हैं? और अगर फेस करते हैं, अगर आपने भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है, तो उस केस में आप कैसे डील करते हैं? और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब उससे डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे हम अगर किरण बेदी जी की बात करें, जो हमारी देश की एक महिला आईपीएस हैं, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज के अंदर शेयर किया है कि वो ये चीज जो होती है वो सिविल सर्वेंट्स को काफी मोरल डाउन कर देती है कई बार। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि आपने अगर रेड पिक्चर देखी हुई है, तो रेड पिक्चर में आपने देखा होगा कि अजय देवगन जो है वो जब वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं और वो जब रेड करते हैं, तो उनको वो प्रेशराइज करने की जो मिनिस्टर होते हैं वहाँ के, और जो वो उनको कोशिश करते हैं, जो एमपी और एमएलए जो होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, लेकिन वो उसके प्रेशर में नहीं आते हैं, और उसके बाद में फिर वो वहां से फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं, यहाँ तक कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास में भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऑपरेशन जारी रहता है और ऑपरेशन में उनको सफलता मिलती है, जैसा कि आपने देखा होगा उस पिक्चर में। तो देखिए क्या होता है कि मूवीज के अंदर कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि जो हमारे जो आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं वो पपेट्स होते हैं, और उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि ये करना है, और उसके बाद में वो उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, और उनका जो रोल है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर का नहीं होता, बल्कि वो एक तरीके से ऐसा मूवीज में दिखाते हैं जैसे बड़े वीक पर्सनालिटीज होते हैं और वो पपेट जैसे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। कोई भी यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी किसी भी आईएएस आईपीएस या आईआरएस ऑफिसर को ना तो अपॉइंट कर सकते हैं और ना वो उनको निकाल सकते हैं, जब तक वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा जो किरण बेदी हैं वो बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि किरण बेदी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को उठा दिया था, तो उनको क्रेन बेदी कहा जाता था उससे। यस सर। इसके बावजूद आपने देखा कि किरण बेदी का कोई नुकसान नहीं हुआ। किरण बेदी जो है उनको बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उनको ऑनर किया कि आपने अपना काम जो है बखूबी से निभाया हुआ है। तो ये जो एक पॉलिटिकल जो हम देखते हैं मूवीज में, जिसमें कि ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और पॉलिटिशियन सारे के सारे खराब होते हैं, वो बात सही नहीं है। सही बात तो देखिए ये होती है कि अच्छे और बुरे आदमी पॉलिटिक्स में भी होते हैं, अच्छे बुरे आदमी देखिए सिविल सर्विसेज में भी होते हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं जो खुद करप्ट होते हैं और वो पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करके अच्छी पोस्टिंग्स कराते हैं, उनको नेचुरली पॉलिटिशियंस जो है वो फोर्स करेंगे और उनका उनका फायदा उठाएंगे। तो दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अक्सर पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अपने सही रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो आपको कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसा नहीं रहेगा। कम से सर्विस में आने के बाद भी पीएचडी का डिसीजन लिया सर, बहुत कम लोग लेते हैं वैसे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं ठीक है अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अपनी लाइफ अच्छे से वेल सेटल्ड है, फैमिली है, सारी चीजें हैं। तो आपका क्या, आपका रीजन क्या था पीएचडी परस्यू करने का? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि पीएचडी परस्यू करने का रीजन क्या था। देखिए, जब मैं सिविल सर्विसेज में गया तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ सेट हो गई, और शुरू शुरू में जब आपको पावर आती है आपके पास में तो आप बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि सडनली क्या होता है कि लाइफ में आप एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, और जहां पे भी आप पोस्ट रहते हैं वहां पे हर आदमी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, हर आदमी आपसे कॉन्टेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके ये चीज रूटीन हो जाती है, फिर क्या होता है कि आपको वही काम बार बार करते 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 आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो रही। कम से कम मैंने इस बात को महसूस किया। तो जब मैं 5-6 साल तक 7 साल तक मैंने नौकरी कर ली और बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस पे भी मैंने काम कर लिया, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि मेरी जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो रही है।
और इसीलिए फिर मैंने उस समय पीएचडी करने का डिसीजन किया। मेरी जो पीएचडी का फील्ड था वो ई-गवर्नेंस पे था और उस समय जो 2002 में मैंने डिसाइड किया था, उस समय ई-गवर्नेंस कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील्ड नहीं था। ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं था। ये धीरे-धीरे इसमें इम्पोर्टेंस आई है। तो हमारा बेसिक पर्पस ये था कि अगर गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और गवर्नमेंट के अंदर हमें एफिशिएंसी लानी है और एक डेवलप कंट्री की तरह हमें गवर्नमेंट बनानी है, तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट के अंदर करना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं पीएचडी करूंगा और उस पीएचडी के अंदर मैं सीखूंगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम गवर्नमेंट के सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं। और फिर मैंने पीएचडी किया और पीएचडी के बाद में फिर मैंने वहां पे डायरेक्टर ऑफ सिस्टम हमारे डिपार्टमेंट में होता है, जिसके अंदर वो हमारा जो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो मैंने वहां पे पोस्टिंग ऑप्ट की, अपनी चॉइस से मैं गया और वहां पे मैंने 2.5 साल तक करीब करीब मैं वहां पे था और वहां पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे उसको मैंने वहां पे जा करके इम्प्लीमेंट किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, सक्सेस के साथ में, सक्सेस के पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमारी फैमिली, पर्टिकुलरली हमारी फैमिली एक ऐसी चीज होती है जो हमें हर मोड़ पे, हर हर मोमेंट पे सपोर्ट करती है। तो आपका, आपकी फैमिली का क्या रोल प्ले रहा आपकी ओवरऑल सक्सेस के अंदर? आप ऑथर रहे हैं, आपने सिविल सर्विसेज के अंदर थे, आपने अन अकेडमी के साथ अभी ट्यूटर हैं, आप मेंटोर भी हैं बहुत सारे लोगों को। तो आपकी फैमिली का उसमें क्या रोल रहा है सर? देखिए, अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरी मम्मी ने जो है वो बहुत ज्यादा मुझे एक तरीके से देखा जाए पैम्पर किया गया, इस सेंस में कि मेरे सारे के सारे काम जो है वो मम्मी करती थी, घर के जितने भी काम थे। और मुझे उन्होंने पूरा कोशिश की कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट मिले और मैं पढ़ाई कर सकूं और मुझे पढ़ाई के अलावा और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे काफ़ी एक तरीके से हेल्प किया। पापा ने भी मुझे अपनी जो उनकी बेस्ट कैपेसिटी थी, जो बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकते थे, बेस्ट मोटिवेशन था, वो उन्होंने दिया। शादी के बाद में मेरी वाइफ़ का डेफ़िनिटली बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि जो राइटर की जर्नी होती है, अक्सर वो बड़ी यूनिक बड़ी एलोन भी रहती है क्योंकि राइटर के पास में बहुत सारी पढ़ाई उसको करनी होती है। और जॉब्स के अंदर भी आप जानते हैं कि जो हमारे जो जॉब्स होते हैं उसमें रिस्क रहता है। जब भी आप रिस्क रेट्स करते हैं, जब भी आप बड़े-बड़े केसेस बनाते हैं, तो इन सब में हमारी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और उन्होंने मुझे एनकरेज किया, बियर किया मुझे कि मैं अपने पैशन को पूरी तरीके से फॉलो कर सकूँ। उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए जैसे कि मैं अब आईआरएस छोड़ करके जब मैंने पीएचडी में मतलब पहले पीएचडी किया, तो सब कुछ शिफ्ट करना पड़ा ग्वालियर। जो स्कूल्स चेंजेस हुए तो सबको उसमें इनकन्वीनियंस हुई। उसके बाद में जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो उसके बाद में नेचुरली सारी फैमिलीज़ को जो फैसिलिटीज़ थी, पर्क्स थी, जो पोज़ीशन थी, वो सभी चीज़ों का जो है वो खामियाजा हमारी फैमिली को भुगतना पड़ा। तो लेकिन कहीं पे भी उनका कोई ऐसी ग्रीवेंस नहीं थी, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे दोनों जो डॉटर्स हैं उन्होंने भी मुझे हमेशा एनकरेज किया कि पापा आपको जो करना है आप करिए। और दोनों बच्चे हमारे अभी वेल सेटल्ड हैं और अच्छी तरीके से अपने करियर में हैं। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा तो डेफ़िनिटली अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकते। सर, आपने 2016 के अंदर आईआरएस ऑफिसर से रिटायरमेंट ले लिया था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के क्या रीजंस थे पर्टिकुलरली? जैसे आपने बताया कि आपको टीचिंग में काफी इंटरेस्ट आने लगा था, या खाली टीचिंग ही एक चीज थी कि आपने रिटायरमेंट लिया, या फिर और भी कुछ रीजंस थे? नहीं देखिए, टीचिंग तो हमारे लाइफ में बाद में आई। मैंने जब रिटायरमेंट लिया था तो मैंने कभी टीचिंग के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचा था, ख़ास तौर से अनअकैडमी जैसी इंस्टीट्यूशन के लिए। मैंने ये सोचा था कि चूँकि मैंने पीएचडी की हुई है, तो मैं शायद किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफ़ेसरशिप या कोई इस टाइप की असाइनमेंट करूँगा। हालाँकि ये दिमाग में था मुझे कि मैं अगर जाऊँगा तो किसी टीचिंग प्रोफ़ेशन में ही जाऊँगा, ये मेरे दिमाग में क्लियर था। अ, लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट लिया था तो मेरा जो प्राइमरी पर्पज़ था वो था एक राइटर बनना, कि राइटर पे मैं पूरी तरीके से फ़ोकस करना चाहता था। क्योंकि देखिए जो सिविल सर्विसेज़ में आप जब रहते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे कंडक्ट रूल्स रहते हैं और आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते। तो आपको उन सब कॉन्स्ट्रेंट के तहत ही आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हालाँकि मैंने 2 किताबें सिविल सर्विसेज़ के दौरान ही लिखी थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ्रीडम पूरी तरीके से नहीं है और मुझे इसलिए नौकरी को छोड़ना चाहिए। तो मेन जो मैंने जो नौकरी क्विट की थी उसके पहले जो हमारी जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी वो था एज़ अ राइटर।
सो दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा जिसमें हमने और टॉपिक्स के ऊपर बात की है। सर की ऑथर होने की जर्नी के बारे में बात की है कि एक ऑथर की लाइफस्टाइल किस तरीके की होती है, बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, फैमिली का क्या रोल होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इस चैनल के ऊपर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जो यूथ को इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने में, ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती हैं। सो वी विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।